नमस्कार। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वाराणसी कैंट विधानसभा की भावी उम्मीदवार मैं कह रहा हूँ रोशनी कुशल जायसवाल जी हैं, जो कि 2018 में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल आप रह चुकी हैं और उसके बाद आप राजनीति में आई हैं। इन्हीं से हम इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में पूछेंगे कि आखिर क्या वजह पड़ गई कि इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और इनका राजनीति में आने का मंशा क्या है। पहले तो आपका भारत की तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आखिर आप राजनीति में आई और इतना कुछ ग्लैमर के फील्ड में जाने के बाद क्या ज़रूरत पड़ गई आपको राजनीति में आने की? देखिए, मैं लोगों का नज़रिया बदलना चाहती हूँ। लोगों का नज़रिया है कि युवा पॉलिटिक्स में नहीं आते, कहीं ना कहीं अधेड़ लोग या फिर कहीं ना कहीं एज जिनकी ऊपर हो जाती है वही लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। तो क्यों नहीं युवा राजनीति में आके राजनीति का अर्थ चेंज करें, क्योंकि जहाँ तक हम सब ने देखा है राजनीति को कहीं ना कहीं गुंडे बदमाशों का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। ज़्यादातर इसमें गुंडे और बदमाश और कहीं ना कहीं आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्यों ना एक साफ सुथरी छवि, क्यों ना एक युवा जो कि पढ़ा लिखा हो, जो कि लोगों के मुद्दे समझ पाए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है हमारे देश में। अब लोगों को लग रहा है कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया है, पढ़ लिख कर क्या होगा। रेलवे के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं 3 साल से, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बाकी यूपीएससी और बाकी टेट के, तो वो पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। तो मैं इन सवालों पे आऊँगा। आपसे हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आप कांग्रेस पार्टी से ही क्यों इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि आपने एक ऐसी धारा में जाके जहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर है दिख रही है, आप उस पार्टी में ही जाना चली गई और उस उधर से आप राजनीति कर रही हैं? देखिए, कमज़ोर नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक रही है हमारे देश में। सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और मैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ बचपन से, और उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी पोती प्रियंका गांधी जी के साथ काम करने का अवसर मुझे मिल रहा था। तो मैं इस अवसर को मना नहीं कर पा रही थी और इस अवसर को मैंने ग्रैब किया और प्रियंका गांधी जी के साथ पिछले 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत करा रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से अवगत करवा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले दिए थे वो पूरे नहीं किए, और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इस देश को तरक्की की ओर ले जा सकती है। इसलिए मेरा हाथ कांग्रेस के हाथ के साथ है। मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ आंदोलन करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि हम बेटियों के लिए उन्होंने नारा दिया है और 40% रिजर्वेशन भी दिया है कि हमें देना है उनको, ऐसी बात करती हैं। तो आपको लगता है कि क्या मोदी जी का जो नारा था वो कमज़ोर पड़ गया? आपको वो ज़मीन पे नहीं आ रहे हैं जैसा कि आपने कहा हवा हवाई है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक आंदोलन बनकर रह गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा है कांग्रेस पार्टी का, उसे साक्षात्कार करके दिखाया है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। उन्होंने कहा था 40% आरक्षण देंगी महिलाओं को टिकट में, और उत्तर प्रदेश में वही हुआ। 125 उम्मीदवारों की जो पहली टिकट सामने आई उसमें से 40% महिलाएं थी, 40% युवा थे। 125 में से 50 टिकट महिलाओं का था। तो महिलाओं को राजनीति में एक अलग चेहरा दिया है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। इससे पहले आज तक राजनीति में, भारत के इतिहास में ये डिसीजन कभी किसी ने नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की मतलब प्रभारी बनाया गया प्रियंका गांधी जी को, और उन्होंने ये डिसीजन लेके महिलाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास जगाया है, महिलाओं में एक अलग ही उत्साह जगाया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। रोशनी जी, आप कितनी लड़ रही हैं अपने कैंट विधानसभा पे? क्योंकि ये तो पूरा परंपरागत बीजेपी की सीट है, लगातार पूरा इसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। आपको लग रहा है कि आपको यदि कांग्रेस पार्टी मौका देगी तो आप वो लड़की हूँ लड़ सकती हैं और क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी, जो कि आप बता रही थी करने की आवश्यकता है? देखिए, 6 बार से लगातार विधायक हैं एक ही परिवार के, और कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है पिछले 6 बार से। तो जितनी विकास हो सकते थे कैंट विधानसभा में उतने विकास नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अभी आप अगर पिछले 2-3 साल की बात करें तो जब कोरोना का कहर बरसा, कैंट विधानसभा की जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके जनप्रतिनिधि की, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि गायब थे, क्वारंटीन में थे।
तो जब ज़रूरत के समय में, जब चीख पुकार मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे और उनके परिवार वाले तड़प रहे थे, उनके घर जा रहे थे, तब उन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो आगे आने वाले समय में उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ की जनता को, तब तो आप गायब थे। उसके बाद क्वारंटीन में से निकले भी तो उन्होंने एक्सपायरी जूस बंटवा दिए। जूस अगर आप नहीं बांटते वो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन आपने वो डब्बे जो बांटे, वो 1 लीटर के डब्बे में एक्सपायर्ड डेट थी, जो कि उसको पीने से यहाँ की जनता मर सकती थी। इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने उसको कवरेज दिया, सारे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे हेडलाइन थी कि कैंट विधानसभा के विधायक ने एक्सपायरी जूस बांटे। तो ये है यहाँ की जनता का दुर्भाग्य कि 6 बार से लगातार अपना कीमती वोट देकर जिस विधायक को जिताया है यहाँ की जनता ने, उस जनता को कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन एक्सपायरी जूस मिल गए। आप नहीं बांटते विधायक जी, वो ज़्यादा बेटर रहता। आपने क्या किया कोविड काल में? मैंने प्रूफ के साथ सारे न्यूज़पेपर्स में आप हेडलाइंस देख लीजिए। रोशनी कुशल जायसवाल ने कोरोना की फर्स्ट वेव में 178 दिन लगातार बिना थके बिना रुके, जब सड़क पर एक कुत्ता भी नज़र नहीं आता था, इतना सन्नाटा पसरा हुआ था और लोगों में एक डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो हम मर सकते हैं, उस डर को मैंने पीछे रखा कि मेरी जनता को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, और तो मैंने एक टीम तैयार की। उस टीम के साथ, उस टीम के सपोर्ट के साथ मैंने काम किया और मास्क, सैनिटाइज़र, पका हुआ खाना, राशन किट, हर तरीके से लोगों की मदद की। यहाँ तक कि विधवा और वृद्धा पेंशन जो आना बंद थी और किसी के भी खाते में कोई पैसा नहीं आ रहा था, जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि राशन तो मैं दे रही थी, खाना मैं दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, तो उस लोगों को मैंने नगद भी दिया। चेक में वितरण कर रही थी। जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, वो कैसे कैसे 100-200 कमा लेते थे जब लॉकडाउन नहीं रहता था। अब जब लॉकडाउन लग गया तो वो 100-200 भी नहीं कमा पा रहे थे, उनका घर नहीं चल पा रहा था, तो उनको मैंने उस तरीके से मदद की। और कोरोना की सेकेंड वेव जब आई तो अपनी गाड़ी को ही एम्बुलेंस बना दिया मैंने, और उसमें एक ड्राइवर जो पीपीई किट पहन के लोगों को ले जाता था हॉस्पिटल से घर, कई उस गाड़ी में ही गुजर जाते थे। तो बहुत कुछ किया। ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटे। इतने फ़ोन आते थे, एक दिन में 300-400 फ़ोन आते थे। 3 नंबर दिए थे और तीनों नंबर लगातार व्यस्त रहते थे। तो ये प्रूफ के साथ काम किया है। गूगल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कोई रोशनी कुशल जायसवाल सर्च करेगा तो उसे काम दिखेगा और प्रूफ के साथ दिखेगा। हवा हवाई वाली बातें नहीं। हवा हवाई में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कोरोना में ये काम किया। कोरोना में जब रास्ते पे कोई नहीं नज़र आता था तब हम लोग निकलते थे, और प्रूफ है हमारे पास। हम लोग कोई भी बात हवा में नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें हवा में होती हैं। सारी आप हवा में बातें नहीं करती, आपने ज़मीन पे काम किया, वो प्रमाण हम भी देख रहे हैं। हमारे पास भी, हम समझ पा रहे हैं आपसे बात करते हुए, और तस्वीरों को भी देख रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में आपको मौका मिलता है, आप जीत जाती हैं, तो इस क्षेत्र में क्या क्या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको कि आप पूरा करेंगी? देखिए, इस कैंट विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था, रोड्स अगर आप देखेंगे कैंट विधानसभा की, तो इस तरीके की रोड्स हैं, बड़े बड़े इलाके हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनके घर से बाहर आप निकलेंगे तो रोड पूरी ध्वस्त है। तो रोड्स पे मैं काम करना चाहूँगी। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बहुत ख़राब है। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे मुफ्त में इलाज होता हो। लोगों को मुफ्त इलाज न मिलने के कारण, कम पैसे में इलाज न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ एक दिन अगर एडमिट हो जाए इंसान, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए, तो 10,000-15,000 रुपये एक दिन में खर्च हो जाते हैं। तो एक आम इंसान के लिए वो खर्च कर पाना इम्पॉसिबल होता है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की बेटर करना चाहूँगी। एक ऐसा हॉस्पिटल जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज दे। दिल्ली और महाराष्ट्र, राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 10-10 लाख के इलाज फ्री में होते हैं। बनारस में क्यों नहीं हो सकते? बनारस में भी अगर ऐसा विकास हो जाए। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की बहुत ख़राब है। बनारस में तो मोदी जी ने बहुत सारे अस्पताल बनाए, कहा जाता है। देखिए, बीएचयू यहाँ का फोरमोस्ट बहुत अच्छा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब 1 साल से बीएचयू के वाइस चांसलर नहीं है। वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो स्ट्रेचर की व्यवस्था आ गए, वाइस चांसलर नियुक्त हो गए जैन साहब अभी, मतलब हाँ, 1 साल तक नहीं थे।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, लिफ्ट खराब रहती है, वहाँ पे चले जाइए तो कोई भी सुविधा आपको नज़र नहीं आएगी। तो उसके बाद अगर आप कहें कि आपने विकास किया है, तो विकास क्या किया? आपने किसी को भी मुफ्त में इलाज नहीं दिया। लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने घर देने का वादा किया था। अरे वादा ही रह गया ना, घर कहाँ मिले? किसको घर मिला? मुझे एक इंसान आज तक नहीं मिला जिसको फ्री में घर मिला हो। तो हर चीज़ जुमला, हर चीज़ झूठ, झूठ के बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। और पिछले 7 साल में जनता को समझ में आ गया है, जितने वादे थे सबके सब झूठ थे। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले थे, वेट करते करते 7 साल 8 साल बीत गए, अभी तक किसी के भी खाते में 15 लाख नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिले नहीं 7 साल में, बल्कि 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए हैं मोदी जी ने। जिनके रोजगार थे ना वो भी छीन गए। और लोग अब इस डर से काम कर रहे हैं, पहले जो लोग को काम नहीं समझ में आता था वो छोड़ देते थे, लेकिन अब इस डर से काम कर रहे हैं कि अगर मैंने 7,000 की नौकरी ये छोड़ दी तो मुझे दोबारा नौकरी नहीं मिलने वाली। सपने में भी किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है, ऐसा स्थिति है। 45 साल में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी अभी है। युवा आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। मेरे सामने, मेरे ही जान पहचान में 7 लोगों ने आत्महत्या की है। और 7 लोगों ने जो आत्महत्या की है, कोई MBA पास था, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, कोई डॉक्टर बनना चाहता था। तो 27 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी, 2 साल का बच्चा है, उनके आगे आने वाली जिंदगी कौन है दोषी? यदि कांग्रेस सरकार बना लेती है, वैसे लग रहा है कि सरकार बना लेगी, और अगर बना लेती है तो क्या लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान कांग्रेस के पास है? कांग्रेस के पास ही तो समाधान है। पिछले ये बताइए कि आप पहले बताइए कि सरकार बन रही कि नहीं बन रही? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, उत्तराखंड में बनेगी, गोवा में बनेगी, पंजाब में बनेगी। फिर उसके बाद 2024 में पूरे केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 70 साल इस देश को संभालना मामूली बात नहीं थी। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश को छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय +10 GDP थी और मौजूदा GDP -23.9% है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। देश में भुखमरी इस कगार पे है कि 101वें नंबर पर है हमारा देश भारत। 116 देशों में 101वें नंबर पर हमारा देश भारत है और 2014 में 55वें नंबर पर था। तो ये विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब देश ऐसे हैं जहाँ भुखमरी कम है, लेकिन हमारे देश भारत में भुखमरी इतनी ज़्यादा क्यों? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी की वजह से भुखमरी है, आप ये कह रही हैं। अच्छा, आपसे एक निजी सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि आप मिसेज इंडिया इंटरनेशनल रही हैं, आप चाहती तो और भी कुछ कर सकती थी ग्लैमर में, या कुछ नाम जैसा कि तमाम लोग दिखते हैं करते हुए। आपने बनारस जैसे शहर को ही क्यों चुना? क्या मोदी जी हैं इसलिए चुन लिया, या आपको लगता है कि ये हॉट है राजनीति के लिए इसलिए चुना? जहाँ मरने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ से जीना शुरू किया है हमने। शहर बनारस की एक अलग ही पहचान है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप हर चीज़ बनारस से हुआ है। तो बनारस से ही राजनीति और बनारस में ही रह के, अपने परिवार वालों के संग रह के जनता की सेवा करने का मौका मिला है। उससे ज़्यादा क्या चाहिए? बनारस की जनसंख्या कम तो नहीं है। अगर मैं बनारस की जनसंख्या को ही पहले स्टार्ट करूं और बनारस की जनसंख्या की ही मदद करूं, तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और राजनीति की बात अगर कर लें, तो राजनीति में कहीं ना कहीं वो पावर है जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों का काम करवा सकती हूँ। अपने NGO के तहत मैं काम कर तो रही थी, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा साइन ज़रूरी होता है कि आप अपने विधायक से करवा के आइए तो ही आपका काम होगा। तो विधायक जी के आगे पीछे घूमिए, वो ना ही जनता की सेवा करते हैं, तो क्यों ना हम ही वो दावेदारी करें। शायद मैं ही विधायक बन के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, जो एक विधायक को करना चाहिए। वो कैंट की जनता को नहीं हो पाया है। 6 बार से लगातार विधायक हैं, उसके बाद भी वो किसी के घर पे, किसी के भी दुख के समय पे नहीं पहुंचते। तो अगर मैं बनती हूँ तो लोगों के पास वो अधिकार है कि वो कभी भी 24 घंटे में मेरे कार्यालय पे आके मुझसे मदद मांग सकते हैं। मैं ऐसी एक जननेता बनना चाहती हूँ। तो रोशनी कुशल जायसवाल जी बता रही हैं कि वो एक ऐसी जननेता बनना चाहती हैं, जननेता जो कि जनता के काम आ सके, जैसे कोविड काल में इन्होंने काम किया है। इनका कहना है कि जो परंपरागत बीजेपी की जो सीट है परिवार को गई है और उनके लोगों ने विशेष कुछ काम नहीं किया है, तो अगर इनको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से ये क्षेत्र का विकास करेंगी। और कांग्रेस को इनको उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।